नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको दो टूक बता दूं कि शायद ट्रंप अब एक परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं या उसका उन्होंने एक गुप्त आदेश दे दिया है। और इस खबर की पुष्टि खुद पेंटागन के कुछ अधिकारियों ने गुमनाम तरीके से की है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका एक ऐसा विनाशक कदम उठा सकता है जिसमें हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों के अंदर ईरान पर एक विनाशक हमला हो, और वो इतना सटीक हमला हो सकता है जो परमाणु हथियारों से अमेरिका के द्वारा किया जा सकता है। इस खबर की पुष्टि के बारे में जब ट्रंप से सीधा सवाल किया गया तो उन्होंने इसको चारों तरफ से घुमाकर उल्टा ही रिपोर्टर पर भड़क पड़े कि तुम ऐसी बेतुकी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये जो कुछ भी है वो अमेरिका खुद डिसाइड करेगा, आने वाले कुछ घंटों में आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं ईरान युद्ध में। आपको बता दूं, यहां जो पहली मैंने लाइन लिखी है कि ईरान पर परमाणु हमले को लेकर ट्रंप का एक बहुत बड़ा दावा, और जनरल मुनीर ने ईरान को पाकिस्तान में घेरा। ये दोनों खबरें आपस में इसलिए मिल रही हैं क्योंकि इस वक्त एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची को इस वक्त मस्कट, मॉस्को और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक गुप्त वार्ता के लिए बहुत स्पीड तरीके से, उनको कहते हैं ना, आपातकालीन दौरा उनका इस वक्त चल रहा है। इस पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईरान के ऊपर एक परमाणु स्ट्राइक की जरूरत ट्रंप को महसूस होने लगी है या उनके जनरल्स को होने लगी है, और ऐसी क्या वजह है कि ईरान के तरफ से बोला भी नहीं गया कि आप सीजफायर करिए, और ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर करके ये साबित करने की कोशिश की है कि वो ईरान को मौका दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ईरान को मौका नहीं दे रहे हैं, वो खुद अपनी सेना को मौका दे रहे हैं, वो अपने उन सैटेलाइट्स को मौका दे रहे हैं जहां उन्हें एक बड़ा हमला करना है। पहली लाइन में हमने आपको पूरी खबर का जिस्ट बता दिया, अब आप खबर समझ लीजिए कि आखिर ये खबर क्या है। खबर यह है कि पेंटागन की जब ये खबरें लीक हुई कि ईरान के ऊपर एक परमाणु स्ट्राइक की कुछ कोशिशें होने वाली हैं, तो उसको लेकर जब ट्रंप से सीधा सवाल किया गया कि क्या मिस्टर ट्रंप आप ईरान के ऊपर कोई परमाणु हथियारों से हमला कर सकते हैं या करने वाले हैं, तो ट्रंप ने उस रिपोर्टर को झड़का और बोला कि देखिए, हमें परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है, हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं, ये तो कुछ मैटर्स की बात है कि हम ईरान को अपनी सारी चीजें कैसे किस तरीके से कब्जे में लेंगे। तो ट्रंप ने इसका सीधा जवाब ना देकर पूरी बात को घुमा दिया और एक तरीके से उन्होंने इस परमाणु हमले को एक तरीके से गड्ढे में या गुप्त रूप से एक तरीके से छिपाने की कोशिश की है। लेकिन पेंटागन के कुछ अधिकारियों के मुताबिक और पश्चिमी मीडिया के कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे संकेत साफ स्पष्ट तौर पर नजर आए हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि ईरान के नतांज, फोर्डो, इस्फान, बुशर और तेहरान के पर्शिन की जो पहाड़ियां हैं, पर्शिन की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर शायद अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर कुछ परमाणु हथियारों से सटीक और लिमिटेड हमला कर सकता है। और इससे जुड़े हुए कुछ हथियारों के नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें पहला जो 3 परमाणु हथियारों के जो नाम आए हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूं। एक है B6112, एक है B6111, एक है B6112 और एक है W76-2। ये वो परमाणु हथियार हैं जिससे इन ठिकानों पर जो मैंने आपको 5 ठिकाने बताए ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, उन पर सीधी स्ट्राइक करने की बात आई है। और इसमें जो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार की बात हो रही है वो हो रही है B6112 की, क्योंकि वो एक गाइडेड परमाणु बम है और ऐसा दावा किया जाता है कि उसकी टेल में कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो बहुत ही डीप में जाके एक जोरदार धमाका करेंगे। और इस जो गाइडेड परमाणु बम की खासियत ये है कि इससे जो रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं वो लिमिटेड मात्रा में निकलते हैं, उतना ज्यादा विनाशक नहीं होता है। तो ट्रंप को ये समझाया गया है कि अगर हम इससे नतांज, फोर्डो और इस्फान के ठिकानों पर हमला करेंगे तो जो काम GBU-57 जो बंकर बस्टर बम थे वो नहीं कर पाए, वो अमेरिका के ये गाइडेड परमाणु बम हमला कर सकते हैं। और ऐसा दावा किया जाता है कि इसकी जो मारक क्षमता है, इसमें जो वजन है वो है करीब 400 किलो टन, यानी कि 400 किलो टन का जो परमाणु धमाका करने की कोशिश की जो बातें आ रही हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब ये बंकर के अंदर जाएगा 80 से 90 मीटर तक, उसके बाद ये कई चरणों में धमाके करता हुआ सीरीज में जाएगा। जो काम बंकर बस्टर बम GBU-57 नहीं कर पाया, जिसका वजन ही करीब 13,000 किलो है, वो काम शायद B12, मैंने आपको बताया B6112 गाइडेड परमाणु बम कर सकता है अमेरिका का। और इसी को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची है और शायद इसी का आभास हुआ है ईरान को, और इसीलिए जो वहां के विदेश मंत्री हैं अब्बास अगारची, उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपना आनन फानन में 3 देशों का दौरा किया है। एक है रूस, दूसरा है ओमान और तीसरा है पाकिस्तान। ये
मॉस्को, मस्कट और इधर इस्लामाबाद, ये जो खिचड़ी पक रही है वो इसके पीछे की वजह ही यही है कि अमेरिका चाहता है कि अगर परमाणु हथियार हमें इस्तेमाल करना पड़े तो उससे पहले हम अपनी आखिरी चाल जरूर चल दें। और यही वजह है कि अब्बास अगाची की जो खबरें आ रही हैं और जो पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि हम एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, अब्बास अगाची आ रहे हैं। और मजे की बात क्या है, इसमें जो विदेश मंत्री अब्बास अगाची हैं वो आ रहे हैं, लेकिन कौन नहीं आ रहा है वो जान लीजिए। जो मेन मास्टरमाइंड था वार्ता का वो नहीं आ रहे हैं। उनका नाम है मोहम्मद बाकर कालिबाफ। ये वो हैं जो ईरानी संसद के अध्यक्ष भी हैं और जो पिछली बार जब वार्ता हुई थी 11 से 12 अप्रैल के बीच में इस्लामाबाद के अंदर, तो वही वार्ता के मुखिया थे और प्रमुख थे और उन्हीं ने तय किया था कि हमें किन किन मुद्दों पर बात करनी है। लेकिन अचानक क्या हुआ, यहां एक तस्वीर आप देख रहे हो, ये जो तस्वीर है यहां पर आप जो देख रहे हैं इनका नाम है अहमद वहीदी। ये मेजर जनरल हैं और इस समय IRGC के मेन चीफ भी बन चुके हैं। और ऐसे दावे किए जा रहे हैं ईरान के अंदर के खाने की जो खबरें आ रही हैं कि अब यही बंदा पूरे ईरान को कंट्रोल किए हुए है, वही डिसाइड कर रहा है कि ट्रंप से हमें क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, हमारी कौन सी शर्त पे बात होगी या नहीं होगी। पहली मैं इनके बारे में आपको बता दूं, इनको अच्छे से पता है कि अमेरिका उसके ऊपर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आखिरी वक्त में कर सकता है या आखिरी विकल्प के रूप में कर सकता है। इसकी भी हम आपको डिटेल देंगे कि आखिर ट्रंप को इतनी ज्यादा क्या जरूरत पड़ गई कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने दो टूक मना किया है कि मैं किसी भी तरीके का कोई भी परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा और जो ईरान युद्ध है वो अमेरिका जीत चुका है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर क्यों किया और अभी 48 घंटे में वो सिर्फ हॉर्मुज के इलाके में घूम रहे हैं, उससे अंदर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है और ईरान ने ऐसी कौन सी तैयारियां कर ली है इस सीजफायर के दौरान जो ट्रंप को एक कहते हैं गले में हड्डी बन गई है। तो यहां पे आपको 2 या 3 खबरें पहले मैं जोड़ के बता दूं। इनको जो आप देख रहे हो ये अहमद वहीदी मेजर जनरल, इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई हैं उनकी मौत के बाद पहले सोचा गया था कि मुस्तफा खामनेई उसको सब कुछ कंट्रोल करेंगे, लेकिन खबरें स्पष्ट रूप से आ चुकी हैं कि जो 28 फरवरी को भीषण हमला हुआ था उसमें मुस्तफा खामनेई बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। उनका पेट का हिस्सा, उनका सिर का हिस्सा और कुछ जो उनके पैर थे वो इतनी भयानक तरीके से जख्मी हुए हैं कि वो कोमा की स्थिति में है। उनके 3 ऑपरेशन एक पैर के हो चुके हैं, उसके बावजूद वो अभी तक कोमा की स्थिति में है। उनका पता ही नहीं है कि वो कब तक सही हो पाएंगे, एक लंबा वक्त लगेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान के अंदर जो इतने बड़े डिसीजन है कि वार्ता होगी या नहीं होगी, उसका मास्टरमाइंड कौन है। तो आप देख लीजिए, यही है मेजर जनरल अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी के बारे में आपको और बता दें, अहमद वाहिदी का साफ कहना है कि हमें अमेरिका से कोई भी बातचीत करनी नहीं है। जब तक नाकेबंदी पूरी तरीके से हॉर्मुज से हटेगी नहीं, ईरान कोई वार्ता नहीं करेगा। लेकिन क्या है, ईरान के अंदर भी 2 खेमे बन गए हैं। एक है अब्बास अगाची का और राष्ट्रपति पेजेश्कियन का, और काफी हद तक उसमें जो है वो मोहम्मद बाकर कालिबाफ। इन्होंने बोला है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें वार्ता में शामिल होना चाहिए पाकिस्तान जाके, आगे देखते हैं क्या होता है। इनका कहना है कि हमने जब 28 फरवरी को वार्ता में हम जब लोग कर रहा था ईरान, तो उस वक्त अमेरिका ने क्या किया, 28 फरवरी को वार्ता होनी थी, जो वो हमला हुआ है, जबकि 1 मई को वार्ता मस्कट में होने जा रही थी ओमान में। तो उस वक्त क्या हुआ कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सुप्रीम लीडर खामनेई के घर पर 30 से 40 बड़े बम डालकर पूरा का पूरा खानदान उड़ा दिया। उसमें लगभग सभी लोग मर गए, कोई बचा ही नहीं। इसके अलावा उसमें 48 कमांडर्स और टॉप लीडर्स मारे गए। तो अमेरिका और इजराइल को लगा था कि हमने एक जंग जीत ली है, अब कुछ नहीं होगा, अब तख्ता पलट हो जाएगा, तेहरान की सड़कों पर लोग आ जाएंगे और हम आराम से रजा पहलवी को अमेरिका से उठाकर यहां बैठाल देंगे। वो तो प्लान हो गया चौपट, हो गया पूरी तरीके से प्लान। और दूसरा प्लान जो उनका था वो चौपट क्या हुआ, उनको पूरा उम्मीद थी कि अगर हम नतांज, फोर्डो और इस्फान इन सबको तबाह कर देंगे, जो परमाणु केंद्र हैं ईरान के, तो हमें क्या होगा कि जो ईरान है वो घुटनों पे आ जाएगा। उसका यूरेनियम जो 450 से 460 संवर्धित यूरेनियम है जो 60%, वो हमारे कब्जे में आएगा। लेकिन आज क्या हुआ, आज ट्रंप जो युद्ध के डैडी बोले जाते हैं, 39 डेज के युद्ध में भी वो परमाणु धूल हासिल नहीं कर पाए हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था। इन्होंने ही बोला था कि ये ईरान की जो परमाणु धूल है वो हमको खुद सौंपेंगे, लेकिन हुआ क्या, उल्टा। 11 और 12 अप्रैल को जब पाकिस्तान में वार्ता हुई तो कालिबाफ ने बोला कि हमें पाकिस्तान की नीयत पर शक है। पाकिस्तान पूरी तरीके से मोहरा बना हुआ है, पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका का डाकिया बन चुका है और उसका सिर्फ इतना काम है पोस्टमैन की तरह कि अमेरिका के संदेश को ईरान तक पहुंचाना। ईरान जो बोल रहा है उसको वो सही तरीके से बताते ही नहीं थे। वो क्या करते थे, जो ईरान वार्ता में अपनी शर्तें बताता था
मध्यस्थ के तौर पर जनरल मुनीर को, वो जनरल मुनीर उसमें से अपनी कुछ चीज़ें अपने हिसाब से सेट करके जेडी वेंस को, स्टीव विटकॉफ को और जेरेड कुशनर को बता देते थे कि ईरान ऐसा ऐसा कह रहा है, वार्ता हो जाएगी। इसी घपलेबाजी में क्या हुआ, वार्ता कैंसिल हो गई और पूरा का पूरा जो डेलीगेशन 14 लोगों का आया था वो 11-12 अप्रैल की रात, 12 तारीख की रात में ही सीधे ईरान चला गया। और ईरान कैसे गया, वहां से ऐसा बोला जाता है कि एक खुफिया फोन आया जो अहमद वहीदी की तरफ से करवाया गया था। उसमें सीधा बोला गया कि अगर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ट्रंप के जो दूत बन के आए हैं, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप लोग तुरंत तेहरान वापस आ जाइए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 14 का 14 जो डेलीगेशन ईरान का गया था वो सीधे तेहरान लौट आया और जेडी वेंस और जेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हक्के बक्के रह गए। जनरल मुनीर के तो पसीने छूट गए कि ये क्या हुआ। मैं तो सोच रहा था कि इस्लामाबाद एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा और हम पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे कि देखिए पाकिस्तान ने क्या जलवा दिखाया है और किस स्तर पर इतने बड़े युद्ध को हमने रोक दिया। और कल को शायद पाकिस्तान ये भी बोलता कि ट्रंप ने तो 8 महायुद्ध रुकवाए थे या युद्ध रुकवाए थे और हमने एक परमाणु युद्ध रुकवा दिया, वो भी अमेरिका, ईरान और इजराइल का। तो पाकिस्तान का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया और जनरल मुनीर जो मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे उनका सारा प्लान चौपट हो गया। अब खबर आ रही है कि एक बार ट्रंप ने सीधा इशारा किया है पाकिस्तान को कि ईरान के दूतों को समझा दो कि अगर उन्होंने हमारी बातों को नहीं माना तो हम परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ तो खबर यह फैला दी, दूसरी तरफ उन्होंने जब पत्रकारों ने उनसे सवाल करना शुरू किए तो उन्होंने उससे कन्नी काट ली। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, हमने तो ये बोला कि हमें शायद परमाणु हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ईरान तो वैसे भी हार चुका है, उसको तो सरेंडर करना ही होगा, हमारी शर्तें माननी होंगी, सारा यूरेनियम हमको देना होगा, मिसाइलें सारी तबाह करनी होंगी, सारी जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर हमारे लोग जाएंगे, वो उसको चेक करेंगे और इसके बाद ईरान जैसा चाहेगा वैसा हम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, हॉर्मुज में जो नाकेबंदी की या दक्षिणी ओमान की खाड़ी में जहां इनके युद्धपोत डटे हुए हैं या बिखरे हुए हैं अमेरिका के, उसको लेकर ट्रंप ने जो बाजीगिरी करी उससे क्या हुआ कि जो ईरान था वो और तिलमिला गया। वो समझ गया कि ये हल्के हल्के क्या कर रहे हैं, हॉर्मुज में एक तरीके से ईरान का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दो कि ईरान के पास इतना भयंकर आर्थिक संकट आ जाए कि वो मानने को मजबूर हो जाए कि आप जो कहोगे वो हम मानेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज की अभी की लेटेस्ट खबर आपको बता रहा हूं, हॉर्मुज में खुद अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने भी दावा किया है और अमेरिका के टॉप जनरल हैं डैन कैन, उन्होंने दो टूक बोला है कि ईरान ने पिछले 24 घंटे में 5 व्यापारिक जहाज़ों पर भीषण हमला किया है और इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जनरल डैन कैन शायद झूठ नहीं बोल रहे होंगे और इससे ये साबित होता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, खारदीप और दक्षिणी ओमान की खाड़ी के अंदर ईरान की पकड़ जबरदस्त मजबूत है और उसने साबित कर दिया है कि ईरान के इतने, अमेरिका और इजराइल के इतने हमले के बावजूद आज भी ईरान टिका खड़ा है। और इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो 75 फाइटर जेट्स और सैन्य विमान इजराइल और जॉर्डन पहुंचे थे उनमें से ऑलमोस्ट सब तैयार हैं हमले के लिए। अभी इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्स, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आप याद मान के चलिए कि हमारा जो राउंड 2 है, जिसको उन्होंने डेथ ब्लो वर्ड यूज किया, डेथ ब्लो, यानी कि मौत का एक ऐसा एक तूफान आएगा जो पूरे ईरान को चौपट कर देगा। तो ये जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं ना, डूम्सडे, डेथ ब्लो, ये साफ इशारा करते हैं कि ईरान के ऊपर कोई ऐसा विनाशक हमला होने वाला है जिसको ट्रंप ने स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन खबरें भी लीक कराई हैं कि शायद कोई परमाणु एक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त 3 जो उनके विमान भाग पोत हैं, जिसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के, वो लगभग 200 जेट और 15,000 सैनिक, जो पहले 5,000 बोलते थे ना हम लोग, मरीन्स हैं और उनके सील कमांडोज हैं, उनकी संख्या 15,000 से ऊपर हो गई है। सब के सब वॉर मोड में आ चुके हैं। किसी भी वक्त ईरान पर धुआंधार हमला होगा। और आपको बता दें, आज सुबह तेहरान के अंदर कम से कम 3 जगहों पर भयंकर धमाके हुए हैं और खुद IRGC ने इसकी पुष्टि की है। अब सवाल यह है कि इन धमाकों में नुकसान क्या हुआ, उस खबर को पूरी तरीके से छुपा दिया गया है। फिलहाल ईरान की नूर और मेहर न्यूज, ये 2 एजेंसीज हैं, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये जो धमाके किए गए थे वो कोई साधारण धमाके नहीं थे, वो एक सैन्य धमाका था, किसी सैन्य हमले का धमाका था। या तो वो किसी मिसाइल से किया गया है या किसी खुफिया एजेंट के थ्रू कोई बड़ा परमाणु धमाका किया गया है। मैं आपको खबर ये बताना चाहता हूं कि जो अमेरिका B-6111, B-6112 और W-76-2 इन परमाणु हथियारों का जो इस्तेमाल करने की खबरें लीक हो रही हैं, वो साफ साबित करती हैं कि ये ऐसे परमाणु हथियार हैं जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूं, जो हिरोशिमा नागासाकी की तरह धमाका नहीं करेंगे। पहली बात एकदम क्लियर समझ लीजिए, उस तरीके का धमाका नहीं करेंगे कि खुले मैदान में फटा और फिर उसकी लेयर बनती चली गई और पूरा का पूरा ईरान साफ हो गया। ऐसा नहीं कर रहे हैं वो लोग। जो खबरें आ रही हैं, जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक
B6112 जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो गाइडेड परमाणु बम है, और जो B6111 है वो बंकर बस्टर परमाणु बम है। यानी कि जो बंकर बस्टर परमाणु बम होगा वो GBU-57 का एक तरीके से बाप समझ लीजिए आप। और उसकी ताकत, उसकी धमक इतनी भयंकर होगी कि जब वो अंदर जाके धमाका करेगा तो जितनी भी सुरंगें बनी होंगी परमाणु हथियारों के, चाहे गोदाम हो, चाहे मिसाइलों के गोदाम हो, या यूरेनियम कहीं रखा हो, वो सब दीवारें एक के ऊपर गिरेंगी और एक तरीके का उसके ऊपर पहाड़ बन जाएगा, उसका मलबा आ जाएगा, उसको हटाना लगभग असंभव हो जाएगा। और ये जो असंभव काम करना चाह रहा है, ये चाह रहे हैं अब ट्रंप, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि ईरान के अंदर दो फाड़ करने की कोशिश की है, वहां की लीडरशिप को तोड़ने की कोशिश की है। और शायद हो सकता है, मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूं, कि अब्बास अगारची उसका चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। क्योंकि मॉस्को मस्कट जाने का मतलब यह है कि रूस से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हमें वार्ता में करना क्या है, क्योंकि इनके हिसाब से तो वार्ता होनी नहीं है। अहमद वहीदी ने तो साफ दो टूक कहा है कि हमें आपकी वार्ता की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सीधा सा है कि आप पहले नाकेबंदी हटाइए, ईरान से बात करिए, और हमारी जो शर्तें हैं वो आपको हमारी माननी होंगी, आपको हमें पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। आपने जितना भी अब तक हमारे ऊपर हमले किए, जो भी ईरान का नुकसान हुआ है उसकी पाई हम वसूल लेंगे, इन्होंने साफ बोला है। तो अब दो खबरें हैं, एक परमाणु हमले की तैयारी ईरान के ऊपर, और दूसरी जो मेजर जनरल हैं अहमद वहीदी, इनको मारने का सीक्रेट प्लान जो है वो इजराइल और अमेरिका ने साथ साथ शुरू किया है। और इजराइल काट ने सीधा बोला है कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे और हम उन सैन्य कमांडरों को साफ कर देंगे जो वार्ता में सबसे बड़े बाधक हैं। और वार्ता में सबसे बड़े अगर बाधक हैं तो इन्हीं का नाम आ रहा है। अभी की जो लेटेस्ट खबर है उसमें नाम यह भी आ रहा है कि मोहम्मद बाकर कालीबाफ, उन्होंने वार्ता से अपना नाम ही वापस ले लिया है। उन्होंने सीधा बोला है कि अगर मेरे देश के अंदर वार्ता को लेकर इतना ज़्यादा तनाव है, इतना ज़्यादा मनमुटाव है, तो मैं उस वार्ता के हेड यानी कि प्रमुख से अपना पद हटाता हूं, मैं उस वार्ता में शामिल ही नहीं होऊंगा। तो कालीबाफ का ना जाना और इनका वार्ता से इंकार करना साफ साबित करता है कि ईरान के ऊपर विनाशक हमला होने जा रहा है। शायद मोहरा अब्बास अगारची को बनाने की कोशिश की गई है, या हो सकता है कि अब्बास अगारची ने कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। इसीलिए मॉस्को, मस्कट और इस्लामाबाद की जो दौरे हैं वो साफ साफ बताते हैं कि ये आपातकाल दौरा साबित करता है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला करेगा। और हमले के पीछे की वजह एक और भी बताई जा रही है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अगर जो फेज 1 में अटैक किया था एपिक फ्यूरी के नाम से, अगर उसको फेज 2 स्टार्ट करेंगे तो ईरान अब उनके काबू में आने वाला नहीं है। और जनरल्स ने उनको समझा दिया है, अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को समझा दिया है कि अगर आप लंबा युद्ध करेंगे तो हम उस खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक 28 अरब डॉलर से लेकर 35 अरब डॉलर तक का खर्चा आया है, जो लगभग 2,94,000 करोड़, अगर 35 अरब डॉलर के हिसाब से बोलते हैं तो उसकी संख्या बैठती है 2,94,000 करोड़ रुपए। और इतनी बड़ी कीमत अगर 39 डेज में आई है, और अगर ये युद्ध 2-3 महीने आगे खिंच गया, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो 24 लाख करोड़ से लेकर 26 लाख करोड़ रुपया अमेरिका ने टैरिफ से वसूला है, उसका धुआं निकल जाएगा 6 महीने के अंदर। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही विस्फोटक है। ऐसा लग रहा है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है एक भीषण युद्ध से पहले का, और ऐसा लग रहा है कि हॉर्मुज के अंदर कुछ ऐसी खलबली मचने वाली है जिसका अंदाजा शायद दुनिया को नहीं है। और इसीलिए ये खबर आपको बताना बहुत जरूरी थी। आप लोग इस पर अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो ट्रंप हैं उनका व्यवहार, उनका बयान कब बदल जाए कुछ नहीं पता। इतनी जल्दी तो हमारा मौसम नहीं बदलता है जितनी जल्दी ट्रंप के बयान बदल जाते हैं। इतनी जल्दी तो थाली का बैगन नहीं पलटता है जितनी देर में ट्रंप के जो बयान हैं वो इधर से उधर पहुंच जाते हैं। खुद उनके जो नेता हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनके कमांडर्स हैं, वो खुद ये यकीन नहीं कर सकते कि अभी हम जो बात ट्रंप के सामने कह रहे हैं और जिसका मैंने आदेश लिया है, क्या ट्रंप उस पर कायम रहेंगे। अगर ये परमाणु हमला वास्तव में ट्रंप कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में और एशिया में एक विनाशक युद्ध होगा, और इसमें फिर रूस और चीन बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। लेकिन एक खबर ऐसी भी आ रही है कि जो चीन और रूस के सैटेलाइट्स हैं उनको कुछ एग्जैक्ट ऐसी लोकेशंस मिली हैं जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था 46 ठिकाने जो हैं वो अमेरिका के और 55 ठिकाने इजराइल के। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन रियल टाइम के हिसाब से ईरान के पास है। और ईरान ने अपनी जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल का तेहरान में प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोग निकले सड़कों पे और उन्होंने दिखाया कि हम पूरा ईरान युद्ध को तैयार है, शहादत देने को तैयार है, उसने वास्तव में ट्रंप के हौसले को पस्त किया है। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा है कि एक काम करते हैं, एक ऐसा परमाणु धमाका करते हैं जहां इनका यूरेनियम पूरी तरीके से साफ हो जाए, इनकी परमाणु फैसिलिटीज के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं कि वो अभी भी बची है, उसको वो सिर्फ एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं, और वो है एक लो कॉस्ट
कम तीव्रता वाले ऐसे परमाणु बम जो सीधे गाइडेड जाएं और एक इलाके को पूरा साफ कर दें। तो इसीलिए ऐसे जो चुने गए हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है, ऐसी खबरों में दावा है। हालांकि ट्रंप ने दो टूक मना किया है कि उन्हें ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको एग्जैक्ट जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि रूस और चीन ईरान के साथ पीछे से पूरा बैक कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपको कहां तक आगे बढ़ना है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका मेजर जनरल वहीदी को मार पाता है, क्या अमेरिका मेजर जनरल वहीदी की शर्तों को मानता है, या फिर अमेरिका वो आखिरी विकल्प करता है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है कि कहीं ट्रंप कोई परमाणु बेवकूफ़ी वाला काम ना कर दें। इसके ऊपर आपकी जो भी टिप्पणियां हैं, जो भी इस खबर से आपको समझ में आता है कि ये ट्रंप क्या कर सकते हैं, ट्रंप का प्रिडिक्शन आप लोग करिए। आप इतने दिनों से युद्ध को देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप का जो बयान है और उसका उनके ऊपर जो रिएक्शन है वो कितना आगे तक कहां तक जाएगा। फिलहाल आप इस पर अपनी पूरी टिप्पणियां करिए, बताइए एनालिसिस करके, और जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नॉकआउट में अभी इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद।